नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 का संपूर्ण हल। इसके पहले मैंने आपके लिए लेकर आया था त्रैमासिक परीक्षा का बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर। तो आज देखते हैं हम संपूर्ण हल त्रैमासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प के रूप में, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार की संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो सही आंसर है उत्तरांचल में। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। फिर आगे चलते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो हम किस आधार पर विभाजित कर सकते हैं उन्हें? स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर उन्हें वर्गीकृत या विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गुजरात का गिरी क्षेत्र। क्योंकि हम प्राकृतिक आरक्षित आवास यदि बनाएंगे तो निश्चित है कि इनकी संख्या कम हो रही। तो किनकी संख्या कम हो रही है? सिंह की। तो हमने कहाँ बनाया है? गुजरात का गिरी क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो सही आंसर है इसका संविधान के द्वारा, है ना। सही आंसर क्या है इसका? संविधान के द्वारा जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। निम्नलिखित जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन आए हमारे पास, दो प्रश्न क्रमांक 2 आया हमारे पास। तो रिक्त स्थान है, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खाली स्थान है? तो नहीं हुई है, नहीं हुई है ना। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। जितना सेवा क्षेत्र है उतना उत्पादन में। दूसरा है, खालिस्तान क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो तृतीयक क्षेत्रक जो है आपका वो श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान का है, शोर नापने की इकाई को कहते हैं डेसीमीटर। नेक्स्ट, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक, है ना। बहुसंख्यक है तो यहाँ सिंगली भाषा जो है बहुसंख्यक है। नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ, तो बटरलू के जो है युद्ध में वह क्या हुआ था? पराजित हुआ था। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर, किस राज्य में है? तो केरल। यहाँ स्वास्थ्य और साक्षरता दोनों उत्तम है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपका। एक वाक्य में उत्तर में 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा लुई 16वां। कौन सा? लुई 16वां। फिर चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 4 फरवरी 1922। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ। ठीक है। पर्यावरण में अवांछित घटकों का शामिल होना क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। किसी प्रकार का भी पर्यावरण में यदि कोई तत्व मिश्रण होता है तो प्रदूषण की श्रेणी में वो आएगा। ऐसे ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं क्या कहलाएंगे? आपके पतझड़ या पर्णपाती वाले वन कहलाएंगे। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रक में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। नेक्स्ट, सही जोड़ी। सही जोड़ी, तो हमारे पास जो है 7 सही जोड़ी जो आपने परीक्षा में क्रम में दिया गया है, उसके सही आंसर इस प्रकार हैं। समान अधिकार और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष को क्या कहा जाता है? नारीवादी, है ना। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। डी नंबर का ऑप्शन है जी सही है इसका। व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। सी नंबर का ऑप्शन है। असिंचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करना। नेक्स्ट है, फसलों का कम मूल्य कहाँ पर होता है? सहकारी विपणन समिति में। ई नंबर का आंसर है इसका सही। और कर्ज भार जो है कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध
कराना। आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लें और सही आंसर इस प्रकार है इसके। सत असत, प्रश्न नंबर 5, इसको पहचानिए। तो लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, असत्य। जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच रही, बिल्कुल सही। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, बिल्कुल नहीं, लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी का गठन नहीं किया। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की, बिल्कुल सही। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एओ हुम ने जो है अंग्रेज व्यक्ति ने इसकी कांग्रेस की स्थापना की थी। बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कल्पना दर्श, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। कल्पना दर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है? तो कल्पना दर्श या यूटोपिया से तात्पर्य है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग कैसा है, असंभव है, ये सही आंसर है। रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में है? इसका अथवा है छठवे का। तो रूढ़िवादी राज्य की पारस्परिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, है ना, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। नेक्स्ट, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्य तो पहले लिखिए आप, रोमानिया और बुल्गारिया, है ना। इसके अलावा भी अल्बेनिया है, यूनान है, बहुत सारे ऐसे राज्य, सर्बिया है। तो आप जो है दो नाम आप रोमानिया और बुल्गारिया याद रखिएगा। नेक्स्ट है उदारवादी का अर्थ बताइए। तो उदारवादी का अर्थ है आपका उदारवादी वह समूह या विचारधारा है जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह देने में विश्वास करती है। ये वंश आधारित अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। ये सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों के समर्थक थे। उदारवादी समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार चाहते थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त, सुप्रशिक्षित, न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार शासन का कार्य करे। किंतु यह समूह लोकतांत्रिक नहीं था क्योंकि यह समूह सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के पक्ष में न होकर संपत्तिधारियों को मताधिकार देने के पक्ष में था। नेक्स्ट, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहिष्कार का अर्थ किसी भी वस्तु या उपाधि का क्या करना, त्याग करना। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का त्याग करना, बहिष्कार आंदोलन चलाया गया जिसमें अंग्रेजों को आर्थिक हानि पहुंचाई जा सके, इसलिए स्वदेशी को ही इसमें महत्वपूर्ण माना गया है और विदेशी वस्तुओं को क्या किया गया था, हतोत्साहित किया जाता था। दूसरा, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? दो कारण बताना है इसमें। तो भारतीयों ने जो है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो पहले तो संवैधानिक सुधारों की मांग के लिए लॉर्ड इरविन की सलाह, है ना, पर ब्रिटिश टोरी सरकार ने सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इन सारे आयोग में क्या था, सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य बिल्कुल नहीं था, इस कारण इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट, दबाव समूह क्या है? जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं, ऐसे संगठनों को क्या कहा जाता है? दबाव समूह कहा जाता है। निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल आधारित और दमनकारी सरकारें इस प्रकार के जो है निरंकुशवाद पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट, सतत पोषणीय विकास क्या है? प्रश्न क्रमांक 10। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि हमारे विकास पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को किसी प्रकार की अवहेलना न करना। निश्चित है, सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य है कि हम सभी चीज़ों का संसाधन का उपयोग करें लेकिन भविष्य को भी या भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखें ताकि उनको भी उपयोग करने का, उपभोग करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट है भू संरक्षण के उपाय बताइए। भू संरक्षण के उपाय वृक्षारोपण करके और चारागाहों का समुचित प्रबंधन करके भू संरक्षण हम कर
सकते हैं। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय किसी राष्ट्र की संपूर्ण आय में उस राष्ट्र की कुल जनसंख्या के भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होगी वह प्रति व्यक्ति आय, यानी किसी राष्ट्र की संपूर्ण आय, जितनी भी संपूर्ण आय है वहाँ, और उनकी कुल जनसंख्या का क्या करना है? भाग देना है, और जो आय प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगी? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल है। राष्ट्रीय आय क्या कहलाएगी? तो राष्ट्रीय आय किसी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। मौद्रिक मूल्य निकालने के दौरान इनमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न से आप क्या समझते हैं? तो गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीक होते हैं, किंतु उनको संलग्न कार्य से हटा देने पर भी कार्य प्रभावित नहीं होता। जैसे किसी खेत में जो जो काम 2 लोगों द्वारा किया जा रहा है या जा सकता है, उन 5 लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो 3 लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। इसे अल्प आदर्श अथवा गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा का, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र किसे कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, अपितु निर्मित की जाती है। और तृतीय क्षेत्र किसे कहेंगे? तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता, किंतु उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में मानसिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैव विविधता 2 शब्दों के सहयोग से बना है, एक जीवन और दूसरा विविधता। सजीव जगत की विविधता जिसमें वनस्पति जगत और प्राणी जगत शामिल होते हैं, जैव विविधता इसमें संबोधित किया जाता है। मानव के जीवन स्तर को बनाए रखने की जैव विविधता महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है जल दुर्लभता से क्या तात्पर्य है, या प्रमुख कारण बताइए। जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी। जल नहीं होगा, दुर्लभ होगा तो जल की कमी ही कहा जाएगा। और जल की बढ़ती मांग एवं उसका असमान वितरण जल दुर्लभता का कारण बनता जा रहा है। अधिक जनसंख्या जल संसाधनों का अति उपयोग कर रही है तथा उपलब्ध संसाधनों को प्रदूषित कर रही है। जल स्रोतों के द्वारा खेतों की सिंचाई करके अधिक उत्पादन करते हैं, तो यह जल दुर्लभता कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? प्रश्न क्रमांक 14। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के प्रभाव अधिक नाटकीय थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, बाजारों से हटा दिया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, और बड़े बड़े जो है विदेशी कपड़ों को अलाव के द्वारा विदेशी कपड़ों को क्या कहिए जलाए गए। 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों की जो है आयात जो है घटकर कैसा रह गया? आधा रह गया। तो हम जब असहयोग करने लगे तो वही असहयोग आंदोलन अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। एक विद्यार्थी के नाते जलियांवाला बाग एक अखबार के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना है, तो मैं एक विद्यार्थी के रूप में यह जलियांवाला बाग रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो आज मुझे अपने शहर में घटित हुई एक दर्दनाक हत्याकांड के बारे में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। आज हमारे शहर में बहुत से गांव वाले बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। अधिकतर तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह बाग चारों तरफ से बंद है। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों में यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान पर बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अत्याधुनिक गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत की विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समाचार को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से छापकर भारतीय जनता के दुख में भागीदार बने और निर्दयी
गोरी सरकार के दमन के खिलाफ विश्व में जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, आप अपने अपने हिसाब से सभी छात्र इसे तैयार कर सकते हैं। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सामाजिक कारण, किसी भी देश की राजनीतिक वहाँ के सामाजिक विभाजन से अछूती नहीं रह सकती। तो राजनीतिक दल हमेशा किसी न किसी सामाजिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। जैसे उत्तरी आयरलैंड लंबे समय से जातीय और राजनीतिक टकराव की स्थिति में रहा। अंत में 1998 ईस्वी में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और यह हिंसक आंदोलन समाप्त हुआ। यूगोस्लाविया में सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का अंत सुखद नहीं रहा। वहाँ देश का विभाजन होने का कारण सामाजिक दलों की होड़ रही, क्योंकि वहाँ की सरकार सभी वर्गों को सत्ता की भागीदारी के साथ लेने के प्रयास में नहीं थी। अतः वहाँ 6 गणतंत्र और 8 राज्य बन गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। तो इसका आंसर है, भारत में बेल्जियम की तरह केंद्रीय सरकार अपनी शक्तियों को राज्य सरकार के साथ क्या करती है, साझा करती है। और दूसरा है, बेल्जियम की तरह सामुदायिक सरकारों का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो उत्तर है इसका, 1922 में गोरखपुर के एक चौकी में, और चौकी के नाम चोरा चोरी में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मी जलकर मर गए। तो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चलाने के पक्ष में महात्मा गांधी ने इस घटना में हुई हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस लेने का निर्णय लिया। भारत के लोग रोलर एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो इसमें पहला तो इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया इस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। प्रथम महायुद्ध के कारण भारत को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस समय में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अतः सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए रोलर एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट अधिनियम के अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधि को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीयों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वह किसी भी क्षण राजनीतिक बंदी बनाए जाने के भय और चिंतित सताने लगे। अतः भारतीयों द्वारा रोलर एक्ट का क्या किया गया, विरोध किया गया। नेक्स्ट है, बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था? 3 कारण बताइए। तो बोलीविया में जो है पानी के अधिकार को नियंत्रित करने के कारण जन आंदोलन हुआ था। बोलीविया की सरकार विश्व बैंक के दबाव के कारण जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को जल बेचने में बाध हो गई थी। कंपनी ने पानी के दाम कैसे कर दिए थे, 4 गुना तक बढ़ा दिए थे। और तीसरा, विरोध के बाद सरकार बातचीत तो मान गई, किंतु समाधान नहीं निकालने पर फिर आंदोलन हो गया और पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया। अतः आंदोलन फिर से शुरू हो गया और सरकार ने इसमें मार्शल लॉ लागू कर दिया। नेक्स्ट, जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? कोई 3 बिंदु लिखिए। तो जन आंदोलन विभिन्न तरीकों से सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। पहला, जन आंदोलन में बैठकें करना, याचिकाएं लगाना, प्रदर्शन करना, आयोजन के माध्यम से जनता का समर्थन, सहानुभूति लेने का प्रयास किया जाता है ताकि सरकार पर क्या बन सके, दबाव बन सके। दूसरा, हड़तालें तथा विभिन्न तरीकों से प्रदर्शन कर जन आंदोलन सरकारों से उनकी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा, भी अपनी मांगों की पैरवी करते हुए सरकार के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं और खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं। इसकी संरचना जलोढ़ के जमाव के छज्जेनुमा से होती है, किसकी, बांगर की। और खादर की लगभग हर वर्ष इसकी मिट्टी बदलती जाती है। बांगर में बाढ़ वाले मैदान से यह क्षेत्र कैसे रहता है, ऊपर रहता है और यह बाढ़ वाले मैदान में
हमेशा आते जाता है, इसलिए इसकी नवीन मिट्टी होती जाती है। वांगर जो है यह भूभाग अनुपजाऊ होता है, और खादर में क्या होता है, भूभाग अत्यधिक उपजाऊ होता है। नेक्स्ट, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? भारत में जल के प्रमुख स्रोत जो है पृष्ठीय जल है, भौम जल है, महासागरीय जल है और वर्षा के जल हैं। तो हमारे यहाँ पृष्ठीय जल जो है नदी, तालाब और झील के द्वारा हम पृष्ठीय जल के रूप में पानी का उपयोग, जल का उपयोग करते हैं। भौम जल में नलकूप और कुआं के द्वारा हम इसका जो है उपयोग करते हैं। महासागरीय जल जो है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ से भी हम जो है जल प्राप्त करते हैं। और वर्षा के जल से तो पूरा भारत या पूरे भारत में जो है जल प्राप्त होता है। हम इसमें वाटर हार्वेस्टिंग के तहत भी जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारिता से अभिप्राय क्या होता है? यानी प्रक्रिया को धारण करना, जो भविष्य की पीढ़ी के लिए उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहे। धारिता का मुद्दा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, असमानता खत्म नहीं होती, साथ ही बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आर्थिक वृद्धि नहीं हो सकती, तब तक विकास नहीं हो सकता। तो धारिता विकास में संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल की अनुमति देता है। ऐसा मानना है कि हम जो भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करें, तो यह धारिता का विषय सारगर्भित होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान लिखिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इसे प्रारंभ किया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, यह ग्रामीण में प्रारंभ हुआ। साथ ही 100 दिन का रोजगार देने की इसमें गारंटी दी गई। देखिए, आप एक बात ध्यान रखना, गारंटी 100 दिन रोजगार देने की गारंटी। यदि एजेंसी के द्वारा रोजगार नहीं प्राप्त किया जाता तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही मानव श्रम से ही काम लिया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, मशीन के माध्यम से इसमें काम नहीं होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मानव श्रम का ही उपयोग किया जाएगा, और भूमि की जो उत्पादकता में वृद्धि हो सके ऐसे काम इसमें कराए जाएंगे। नेक्स्ट, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया? तो नेपोलियन ने कई बदलाव किए। उन्होंने 1804 में सिविल कोड लागू किया, है ना, और प्रशासनिक सुधार किए। इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कानून सबके लिए बराबर के नियम लागू किए गए। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। साथ ही प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। भूदायस दास और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई, और शहर में जो कारीगर थे उनके श्रेणी संघ को विभिन्न नियंत्रणों का जो नियंत्रण था दासों में, कारीगरों में, उसको समाप्त किया गया। यातायात और संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, और किसान, मजदूर और कारीगर नए उद्योगों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई। नेक्स्ट, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, समझाइए। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसके अंतर्गत रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान आदि देश आते थे। लेकिन वह ऐसा दौर था जब ऑटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने की असफल कोशिश की थी। एक एक करके ऑटोमन के अधीनस्थ यूरोपीय देश अलग होते गए और अपनी आज़ादी की घोषणा करते गए, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान यह क्षेत्र कई गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन चुका था। बाल्कन पर नियंत्रण पाने का उद्देश्य भी इन झगड़ों में शामिल था। नेक्स्ट, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो नमक यात्रा गांधी जी के द्वारा जो है नमक आंदोलन किया गया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ नमक कर पर जो विरोध प्रकट किया गया, इसी विरोध के लिए
गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी पर डंडी नामक तटीय कस्बे तक पैदल यात्रा की और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने निवेशित ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह तरीके से जवाब दिया। इस आंदोलन के जरिए समाज के सभी तबकों को प्रभावित किया। साथ ही दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना साबित हुई, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इसमें 6 अप्रैल को दांडी यात्रा जो है पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया, पहला, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा, गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा और सब साधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था। अतः नमक को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और तीसरा, राष्ट्रीय विरोध की भावनाओं को जन्म दिया। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। तो सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने के रूप में आपके अनुभव के मायने, महिला पर्दा प्रथा का त्याग करके संघर्ष करने के लिए बाहर आती है। एक, सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, दहेज, भ्रूण हत्या, इसका विरोध का नेतृत्व करती है। दूसरा, महिलाएं ही कर रही, सामाजिक अन्याय के प्रति कानूनों का उल्लंघन कर अपनी शक्ति का परिचय देना और राष्ट्रीय सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेना। ये सभी सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के अनुभव। घर के चूल्हे चौके से बाहर निकलकर समाज की पीड़ा उठाना, सेवा करना, सामाजिक अत्याचार के खिलाफ सशक्त आवाज बनाना, ये सभी जो है आपके महिलाओं के सिविल नाफरमानी आंदोलन के हिस्सा लेने वाली महिलाओं के एक अनुभव में अपने जीवन में जो प्रभाव पड़ता है उसके आंसर। नेक्स्ट है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। तो पर्यावरण में गिरावट आप लोग देख ही रहे हैं। जो मैंने देखा है, मैं एक छोटे से गांव सिंघोड़ी, जिला छिंदवाड़ा में निवास करता हूं और मेरे गांव के पास पेंच नदी बहती है। वर्ष में वो कुछ महीने सूख जाती है, तो जब सूख जाती है तो निश्चित है कि पर्यावरण में उसमें प्रभाव पड़ता है। आसपास घने पेड़ पौधे लगे हुए थे, लेकिन नेशनल हाईवे और जो है जनसंख्या की बढ़ोतरी होने के कारण पेड़ पौधे धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। खेतों में नलकूप का पानी जो जहाँ से निकल रहा है, वो उसका जल स्तर कैसे होते जा रहा है, नीचे की ओर जाते जा रहा है। बचपन में काफ़ी पक्षी जानवर देखने को मिल जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वह भी पक्षी और जानवर जो है देखने को नहीं मिल रहे। जो हमारे आंगन में गौरैया और कौवा खेला करते थे, गौरैया निश्चित हमारे आंगन में काफ़ी खेला करती थी, वो आजकल हमें दिखाई ही नहीं दे रही है। नेक्स्ट, संगठित और असंगठित क्षेत्रों को की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। संगठित क्षेत्र क्या कहलाएंगे? पंजीकृत संगठित क्षेत्र यानी जो कार्य स्थान आता है वह रोजगार की अवधि नियमित होती है और इन लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीयन होते हैं, जो संगठित क्षेत्र कहलाएंगे। यानी इनका क्या होता है? पंजीकृत पंजीकरण संगठित होता है। नियम क्या है इनके? वे पंजीकृत होते हैं, सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। इन नियमों एवं विनियमों में अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम आदि का उल्लेख किया जाता है। वेतन भत्ते आदि जो है नियम के अनुसार कई दूसरे लाभ भी इनको दिए जा सकते हैं। सवैतनिक छुट्टी, अवकाश, भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि इनको प्राप्त होता है। और असंगठित क्षेत्र क्या कहलाएगा? यह सरकार के नियंत्रण में नहीं होता। सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे इकाइयों में बिखरा होता है, सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है, अनुशासन का अभाव होता है और साथ में किसी भी प्रकार का यहाँ पर अनुपालन नहीं होता। कम वेतन और कम सुविधाओं के अभाव में भी यह काम करते रहते हैं। बीमार होने पर और अवकाश से छुट्टी लेने पर इनके जो है जो निश्चित वेतन या जो वेतन मिल रहा है सवैतनिक, उसकी कटौती
की जा सकती है। रोजगार सुरक्षित नहीं होता, जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा ही होगा, असंगठित जहाँ लोग काम कर रहे थे संगठन वाले, तो असंगठित क्षेत्र जो जो जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ से सभी को बेरोजगार कर दिया गया। उनके मालिक ने उन्हें रोजगार से निकाल दिया और वापस पहुँचा दिया, है ना। नेक्स्ट, संगठित असंगठित क्षेत्र, आप उनकी तुलना कर सकते हैं। कार्यस्थान और जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है संगठित क्षेत्र कहलाते हैं, जहाँ कार्य की अवधि नियमित नहीं होती असंगठित कहलाते हैं। सुनिश्चित काम होता है, इसमें सुरक्षित काम नहीं होता, है ना। साथ में सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यह विनियमित होते हैं, है ना, और कड़ाई से पालन भी नहीं होता इनमें। अतिरिक्त कार का बोनस मिलता है, यहाँ अतिरिक्त कार का कोई बोनस देने का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम मजदूरी या मानदेय का प्रावधान है, यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान तो होता है किंतु पालन नहीं होता। नेक्स्ट, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण बताइए। तो तृतीयक क्षेत्रक क्या कहलाता है ये समझ लीजिए आप। तृतीयक क्षेत्रक व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा आदि इसमें शामिल होते हैं, यह तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र में कोई भौतिक उत्पादन प्राप्त न होकर अभौतिक उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर, शिक्षक, दुकानदार आदि होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, तृतीयक क्षेत्र कहेंगे, ठीक है ना। तो अब अन्य क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है, तो प्राथमिक क्षेत्रक देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या किया जाता है, कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, खनन है, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में जो है उत्पादन कोई भौतिक वस्तु जैसे फसल आदि, खनिज आदि होते हैं इसमें। और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले किसान, पशुपालक, मछली उत्पादक आदि होते हैं, यानी सभी कृषक होते हैं और छोटे किसान होते हैं, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होते हैं, विनिर्माण से शामिल है, यानी प्राथमिक से उच्च कोटि आ जाता है थोड़ा। और द्वितीय क्षेत्रक में जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसी का विनिर्माण इसमें किया जाता है। कृषि के अंतर्गत, पशुपालन के अंतर्गत, मछली पालन के अंतर्गत जो विनिर्माण किया जा सके। और साथ ही इस क्षेत्र का अंतिम उत्पादक कोई भौतिक वस्तु हो सकता है, जैसे सीमेंट है, बिस्किट है आदि, है ना। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, उद्योगपति आदि होते हैं। इस प्रकार यह तृतीय क्षेत्र से कैसा है, भिन्न है। व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है। तो आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र विकास करता है, राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। सर्वप्रथम जो है सड़क बनाने में, पुल बनाने में, रेलवे इत्यादि बनाने में जो है सरकार जो है इसमें क्या करती है, खर्च करती है कर के माध्यम से। सरकार रेलवे, नौवाहन, हवाई जहाज, मेट्रो, स्थानीय गाड़ियाँ आदि चलाती है और सरकार इसमें भारी खर्च भी सुनिश्चित करती है। साथ ही भारत में सरकार उचित मूल्य की दुकानें खोल रखी है, जिसमें किसानों से गेहूँ खरीदा जाता है, चावल खरीदा जाता है, उसे गोदामों में भंडारित किया जाता है और फिर राशन की दुकानों के माध्यम से जो गरीब उपभोक्ता है, जो गरीब जनता है, उसको सरकार क्या करती है, एक उचित मूल्य में देती है। साथ ही गंभीर बीमारियों से मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि नागरिकों को आर्थिक स्थिति कैसी हो सके, सुदृढ़ हो सके। तो यह आपने देखा त्रैमासिक परीक्षा 2021 के सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ का भी सॉल्यूशन लेकर आते जा रहे हैं, अतः आप लोग निरंतर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में आप पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, वह उसका सॉल्यूशन देखिए। धन्यवाद।